नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुड़ा साहब का जंटू में बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, राजनीति का जो सफर रहा आपका, कहां से शुरू की, कैसे राजनीति में आए आप? देखिए, राजनीति तो मेरे परिवार में भी पंचायत का चुनाव, पंचायत समिति के चुनाव, कोई प्रधान चुनाव, ये तो पहले भी होते रहे। उसके बाद जिस तरीके से हमने राजनीति शुरू की, तो अपने आप जो गरीब तबके के लोग थे, जिनकी राजनीति के अंदर जिले में, विधानसभा क्षेत्र में कोई पहचान नहीं थी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 52 से लेके और 2-3 समाजों का, 2-3 जातियों का दबदबा रहा, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो सैनी हो, और इनके अलावा और कोई दूसरे, इनमें से 2 समाज एक किसी के साथ हो जाते थे, वो कैंडिडेट जीतता था। इसमें 3-4 चुनाव राजपूत समाज के लोगों ने जीते। सोनाथ सिंह जी जो जाट समाज थे, उन्होंने भी 4 चुनाव जीते। तो लास्ट के 2 चुनाव वो जाट और राजपूत के कम्युनिकेशन से जीते। इंदर सिंह जी हमारे पहले एक विधायक होते थे, प्रधान भी रहे, तो वो 2 बार प्रधान रहे, राजपूत, और एमएलए सोनाथ सिंह, जो जाट राजपूत का कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो हमारे सैनी समाज से रामेश्वर जी सैनी, भोलाराम जी सैनी और मदन लाल जी सैनी, ये बने, ये राजपूत और माड़ी के कम्युनिकेशन से बने। मैंने इस सिस्टम को तोड़ के, हटा के, और जो छोटे छोटे समाज थे, कुम्हार, खाती, नाई, दर्जी, एससी है, एसटी है, मुसलमान है, ये छोटे छोटे जो समाज थे, स्वामी है, योगी है, नाई है, दर्जी है, ये छोटे छोटे समाज, ये सारे मेरे साथ जुड़े, और इनकी ताकत एक जगह होकर 3 चुनाव जीते। जी, तो राजनीति में आना पहले से तय था आपको कि मुझे विधानसभा में जाना है? जो लोग दबे कुचले लोग हैं, दलित हैं, कमजोर हैं, मजदूर वर्ग है, जिनके साथ प्रॉपर न्याय नहीं होता था, कहीं भी उनके साथ अन्याय होता था तो हम खड़े हो जाते थे, वो लोग साथ जुड़ जाते थे, उनको है, और उनको प्रोटेक्शन, उनको सुरक्षा मिली, धीरे धीरे वो लोग साथ आ गए। जी, तो आपको लगता है कि आजादी के इतने साल बाद भी ये हालात हैं कि जो पोवर्टी लाइन वाले लोग हैं या दलित हैं, उनके साथ आज भी अत्याचार हो रहा है? देखिए, मैंने तो विधानसभा में भी ये मामला रखा है कि जिस समाज का विधायक है और जिस समाज का सांसद है, प्रधान प्रमुख भी उसी समाज का है, उन्हीं के आप थाने में एसएचओ लगा रहे हो, एसटीएम लगा रहे हो, डिप्टी लगा रहे हो, तो एमएलए, एमपी, प्रधान प्रमुख भी वही हो गए, और उनके एसटीएम है, चाहे तहसीलदार है, चाहे डिप्टी है, चाहे एसएचओ, उन्हीं के समाज के, उन्हीं की जाति के लग गए। बाकी के लोग कहां जाएंगे? उनके साथ न्याय नहीं होता। सच्चाई यह है कि उनके साथ न्याय नहीं होता। और मैंने हाउस में ये बात रखी थी कि जिस जगह जाट विधायक है, वहां जाट एसएचओ नहीं लगना चाहिए। राजपूत विधायक है, वहां डिप्टी और एसटीएम या एसएचओ राजपूत नहीं होने चाहिए। जब मंत्री है, विधायक है, उनके समाज के, तो बाकी के लोग, तो लोगों के साथ न्याय आज भी नहीं हो रहा। उसे एक मैसेज भी जाता है कि ये बिल्कुल उसी जाति का है, तो मेरे साथ कैसे न्याय करेगा? मेरे से पहले आपको बताऊं, जब बीजेपी का राज था, तो जो सांसद और विधायक दोनों रिश्तेदार भी थे, और दोनों जाट जाति से थे। तो मेरे वहां दोनों थानों में एसएचओ लगातार जाट रहे, और उसके बाद में चाहे डिप्टी रहा, तो चाहे एसटीएम रहे, तो चाहे तहसीलदार रहे, सारे जाट समाज से रहे। तो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। बाकी के सारे छोटे समाजों ने उनका रिएक्शन था। जी, शेखावाटी में जाट राजपूतों का काफी ये देखने को मिलता है कि वो जाट है, राजपूत है, तो स्वयंभू एक ऐसी स्थितियां बन गई कि जातियों में आपस में विभाजन। देखिए, 1967 में शीश राम जी खेतड़ी से चुनाव हार गए थे, खेतड़ी से 67 में, कर्नल रघुवीर सिंह जी के साथ। कर्नल रघुवीर सिंह जी राजपूत थे और शीश राम जी जाट थे, और कर्नल रघुवीर सिंह जी ने रिजाइन किया था, रिजाइन किया था, नहीं, विधानसभा से जी, और शीशराम जी को एमएलए बनाया था विधानसभा में जाए। तो ये तो कोई जाट राजपूत वाली बात तो शीशराम जी के टाइम में भी नहीं थी। अब जो बीजेपी के टाइम के अंदर जो इन्होंने जो लाइन खड़ी की है, उन्होंने ये चीज झुंझुनू शेखावाटी के अंदर ही खड़ी कर,
नहीं, पहले ये चाहे शीशराम ओला थे, चाहे उनके साथ राजपूत कम्युनिटी के लोग साथ रहते थे, और वो भी इस चीज को उन्होंने। अब लेकिन होता जा रहा है ये। अब बीजेपी ने ये कास्टिज्म बढ़ाया, इसमें वसुंधरा जी ने तो इसकी हद ही पार कर दी। जहां वसुंधरा जी की विजिट होती थी तो अलग अलग समाज के लोगों से मिलना, कभी राजपूत समाज है के लोग आ जाओ, ये जाट समाज के लोग आ जाओ, सैनी समाज है, गुर्जर है, फलाना है, एक एक समाज। इसी को बढ़ाने में बीजेपी का, जाट राजपूत का जो शेखावाटी में ध्रुवीकरण हुआ वो बीजेपी की देन है। और इसमें वसुंधरा जी तो अलग अलग कास्ट के लोगों को बुला, अलग अलग हिसाब से मिलने का, और वो उसका बड़ा खामिया था, वो खाइए बढ़ गई। अभी आप के साथ हैं ये अभी भी जाति वाली स्थिति? मुझे जाट समाज के वोट मिलते हैं। हाँ। मुझे, और ये तो देखिए भाजपा ने काम तो कुछ किया नहीं। मेरे वहां आपको बताऊं, भाजपा ने सांप्रदायिक दंगे कभी, शेखावाटी का मुसलमान कभी भी सांप्रदायिक नहीं रहा पूरी शेखावाटी में। मुसलमान तो हकीकत तो यह है, हकीकत मुसलमान तो बेचारा है। और मेरे उदयपुर वाटी के अंदर जहां मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, वहां पर सांप्रदायिक दंगे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए, देशद्रोह के, जो कभी 70 साल में झुंझुनू, सीकर, चूरू तीनों जिलों के किसी भी थाने में 70 साल में ऐसे मुकदमे हुए ही नहीं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, आतंकवादियों के खिलाफ जो धाराएं लगती हैं, जो मुकदमे, स्कूल। आपने समीक्षा कराई है? हाँ, मैंने अब सीएम साहब से बात की है, मैंने हाउस में भी रखा है इस मामले को। हम जो झूठे मुकदमे लगे थे उनको वापस विड्रॉ कराएंगे। तो वजह क्या रही? कोई राजनीतिक द्वेष था? 100% की मुसलमान को एक तरफ कर दो और ये ध्रुवीकरण कर लो, ये प्रयास हो। ये जो धार्मिक उन्माद फैलाना, बच्चों के गले के अंदर बजरंग दल के नाम पर और किसी संगठन के नाम पर ये भगवा रंग के टावल डाल देना, ये डाल देना, और ये बच्चों में ये शेखावाटी का पूरा ताना बाना, जो कभी भी शेखावाटी राव शेखा की धरती है। राव शेखा का नाम शेख बुरहान के नाम पर रखा गया। और आज से 550 साल पहले राजपूतों का, हमारा और मुसलमानों का तो 550 साल पहले भाईचारा हो गया था। भाईचारा 550 साल, और उनकी 12 शर्तें थी। वो एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मोर का शिकार नहीं करेंगे, गो हत्या नहीं करेंगे, और इसके अंदर जो सूर का शिकार है वो राजपूत नहीं करेंगे, और ऐसा मिनिमम एक प्रोग्राम सेट हुआ था, इसके ऊपर वो चीज चली थी। अभी भरतपुर, अलवर जो घटनाएं आती हैं, मॉब लिंचिंग की जो घटना है, उसमें भी ये रहा कि गोतस्कर और गोतस्कर जो रहे वो मेव जाति के लोग रहे। देखिए, मैं आपको यदि कोई भी आदमी कोई गलत काम करता है तो, लेकिन उसके लिए तो न्यायपालिका है ना, सिस्टम बना हुआ है। भीड़ को इस तरह के अधिकार दे देना। मेरे एक 14 साल की बच्ची का अपहरण हुआ और सरेआम हुआ, जबरदस्ती, और वो माइनॉरिटी की बच्ची थी, और उसका न्याय मांगने वाले लोगों को बीजेपी के राज में 60 लोगों को नॉन अवेलेबल धारा लगा के जेल के अंदर डाल दिया, और निर्दोष लोगों को अंदर डाला, 250 लोगों को मुकदमे लगाए। उसके विरोध में वाल्मीकि समाज से लेके ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के 70-80 हजार नौजवान वो उनकी हिफाजत में आए खड़े हो गए। बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ उदयपुर वाटी में, सरकार को पीछे हटना पड़ा। सारी चीज हमने संघर्ष बहुत किया। जब भी सुनते हैं कि राजेंद्र गुड़ा कभी थाने के घेराव पे हैं, कभी बिजली के को लेकर के हैं, तो ये जनता बैठने नहीं देती आपको चैन से? देखिए, आपको बताओ, एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ बागोरा के अंदर, जिसकी एक्सीडेंट जहां हुआ गुड्डा से, उदयपुर वाटी से 2-2.5 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर लास्ट थाने से दूरी, वहां एक्सीडेंट हुआ, और वहां पर पुलिस को पहुंचने में 2.5 घंटे लगे उस बच्चे की, जिस तरीके से, और वो तड़प में मर गया। और वहां कोई भी तरह का पुलिस के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। बच्चे को हमने उठाया, हॉस्पिटल हम लेके गए, दाह संस्कार हमने करवाया, और उसके बावजूद बिना किसी कारण मेरे खिलाफ मुकदमा लगाया।
मुझे अरेस्ट करके 40 तक जेल में डाला। तो ये इस तरह की घटनाएं जब होंगी अल्पसंख्यक के साथ, दलितों के साथ, गरीबों के साथ, उनके लिए लड़ने वालों के साथ, तो फिर उसमें मजा आने लग जाता है। जी, आपने एक आरोप और लगाया था उस वक्त कि मेरी बिल्डिंग पर, हमारी जमीन पर, इन पे द्वेषतापूर्वक विधायक ने कार्रवाई करवाई। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस मामले के अंदर जिस स्ट्रक्चर को तोड़ने की बात कर रहे हैं वो तो हम तो डोनेट कर चुके थे। फॉरेस्ट की चौकी बन गई थी, उसमें लिखा जा चुका था, फॉरेस्ट का एंडोर था, और विधायक की जो ओथ है वो तो 21 तारीख को होती है, विधानसभा में शपथ 19 को तोड़ दिया था। क्या साबित करना चाह रहे? ये लोकतंत्र में दादागिरी के लिए कोई स्थान नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर ये चीजें कभी नहीं चलती। बड़ी बड़ी पार्टियां थी, बड़े बड़े समाज थे, पैसे का नशा था, राज का नशा था, जनता ने खुमारी उतार दी ना। ये सारे के सारे फैसले आपको बताओ जनता करती है। लोकतंत्र में तानाशाही का कोई मेल नहीं है, ये चल नहीं सकता। अहम तो किसी का नहीं चलता साहब। यदि हमारा खुद का बच्चा यदि पढ़ाई करके कलेक्टर बन जाता है, उसमें जनता को लेना देना नहीं है, लेकिन गांव के लोगों को उसका घमंड भी अच्छा नहीं लगता। तो हम तो जनता के नुमाइंदे हैं। तो चलिए राजेंद्र जी के साथ में एक मुलाकात जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह जी गुडा। गुडा साहब, आपने जब विधानसभा में 2-3 मरतबा भी जब चर्चा हुई, पुलिस पे हुई, कारागार पे हुई, आपने कुछ ये कह करके कि ये मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं और जेलों की हालत, थानों की हालत ये रही। आप पूर्व मंत्री भी रहे हुए हैं, उस वक्त भी आपकी नोटिस में चीजें आती होंगी। वजह क्या है कि बातें बहुत बार उठती हैं और हालात नहीं सुधर पाते हैं? देखिए, मैं जहां तक सोचता हूं, पुलिस में ईमानदार लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, और सिस्टम में अच्छे लोग हैं, इसलिए तो सिस्टम चल ही रहा है जी। लेकिन सच्चाई ये है, मैंने हाउस के अंदर भी कहा है, बाहर भी कहा है, कि थानों की नीलामी छूटती है और हर किसी को पता है कि वो थाना 20 लाख का है, वो 40 लाख का है, 50 लाख का है, 30 लाख का है, और उस हिसाब से उनकी पोस्टिंग होती है। और वो वहां उन लोगों का पूरा इंटरेस्ट न चोरी रोकने में है, न किसी और काम को रोकने में है, न जनता का कोई हिफाजत करने में। उनका पैसा कलेक्ट करना ही उनका धर्म है, यही कर्म है। और आपको बताऊं, ये पैसा बड़े से बड़े अधिकारियों तक पहुंचता है, नहीं तो खेल चल ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोई गरीब है, उसका पैसे वाले से भी टकराव हो सकता है, वो तो मारा जाएगा। तो न्याय नहीं होता। तो जेलों के अंदर निर्दोष लोग जाते हैं, बड़ी संख्या में जाते हैं। जेल के अंदर मेजोरिटी निर्दोषों की है और दोषी बच जाते हैं, दोषी बच जाते। आपको बताऊं, सारे आम दावे के साथ कर रहा हूं, ऐसी कोई भी जेल नहीं है जिसके अंदर मोबाइल हर किसी के पास है। आपका राजस्थान का पूरा जेल डिपार्टमेंट जेल के कर्मचारी अधिकारियों से नहीं चलता। सारे जेल के काम कैदी कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, वो गेट के अंदर रहते हैं। सारा काम जेल का ए से लेके जेड तक, जेलर का हो चाहे डिप्टी का हो, टोटल काम कैदी करते हैं। जो हवालात थे वो करते हैं, बड़ी जेलों में कैदी करते हैं। जेल तो कैदियों से चल रही है। तो फिर कैसे सुधरेंगे हालात? ये जो बड़े बड़े थाने हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, इनके अंदर तो साहब आपको बताऊं, ये तो सामने से पैसे देके तो पोस्टिंग ले रहे हैं लोग। काफी टाइम से समाज को एकजुट करने के लिए भी काफी संघर्ष किया कि राजपूत समाज छतरी के नीचे आए। अगर राजपूतों के आरक्षण की बात हो, चाहे दूसरे मुद्दे हों, तो उनमें एकजुट हो। कुछ सफलता मिली इसमें? देखिए, जो रिजर्वेशन वाली बात थी गरीब जनरल का, तो आजादी के टाइम में हालात क्या रहे होंगे, हम तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद आज
मेरी जानकारी के हिसाब से जनरल कास्ट के अंदर एक इतना बड़ा तबका है, चाहे वो क्षत्रिय राजपूत समाज में हो, चाहे ब्राह्मण में हो, चाहे महाजन में हो, चाहे बाकी औरों में हो, और उनकी स्थिति SC, ST, OBC और इनसे भी ज्यादा खराब है। इसीलिए तो उनमें बड़ी मात्रा में लोग BPL है। ब्राह्मण समाज में, राजपूत समाज में, बाकी के समाजों में भी BPL में बड़ी संख्या है, और उनकी स्थिति इन दलितों से, बाकी के लोगों से बहुत ज्यादा खराब है। और इनको ध्यान में रख के जो केंद्र ने जो 10% का किया रिजर्वेशन, उसका बीजेपी को फायदा हुआ। भाजपा ने ये किया, जबकि उसका सपोर्ट सभी ने किया था, उसका बसपा ने भी किया था, कांग्रेस भी ने किया था, और लगभग सर्वसम्मति से बहुत ना कुछ विरोध था, बाकी सर्वसम्मति से हो गया था ये। तो सभी पार्टियों ने, लेकिन इसमें आगे होके भाजपा ने ये कदम उठाया, उसका फायदा मिला उसको। और राजस्थान के अंदर यदि ये जो गुजरात के अंदर जो सारे मॉडल है, गुजरात का मॉडल है, उन्होंने सारी चीजें हटा दी, सिर्फ एक इकोनॉमिक बेस ही रखा है। और राजस्थान में भी यदि नहीं करते तो पंचायत चुनाव में नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। आपने भी इसमें डिमांड की है? हाँ, हमने स्पीकर साहब से बात की थी कि आप इस पर चर्चा करें। स्पीकर साहब ने, CP जोशी साहब ने आश्वासन दिया, और ये न्याय संगत भी है कि जो ये शर्तें हैं जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकली नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, और इसके लिए सरकार को करना चाहिए। आनंदपाल मामले में आप लोगों ने काफी पहल की कि समाज एक जाजम पे आए। आप लोगों की कोशिश भी, पहले राजपूत समाज और रावणा राजपूत अलग अलग थे लेकिन एकजुट हुए, पर वो जो मकसद आप लोगों ने रखा कि इसमें परिवार को उनके बच्चों को वापस से इंडिया आने दिया जाए, और जो भी और भी कुछ मांगे उनकी जमीनों की, देखिए इसके अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो नादिरशाही की, और उसके बाद जिस तरीके से उस आंदोलन को इन्होंने कुचला, उसका नतीजा तो जनता ने इनको दे दिया विधानसभा चुनाव के अंदर। रास वाले रावणा राजपूत के दिमाग में कहीं न कहीं ये बात बैठी हुई थी कि राजपूत समाज हमें प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं देता। तो इसके लिए वो एक ऐसा मुद्दा था जिसमें दोनों समाज एक जगह हुए। और दूसरी बात यह थी, आनंदपाल सिंह का जो एनकाउंटर हुआ था, ये किसी को सजा देना है, ये काम इसके लिए तो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारे कोर्ट बने हुए, किसी को मारने का हक पुलिस को नहीं है। और जिस तरीके से वो एनकाउंटर हुआ, मैं आज भी कह रहा हूं, एनकाउंटर प्रॉपर नहीं था, वो फर्जी एनकाउंटर। किसी बंदे के हाथ में AK-47 हो और आप कह रहे वो कुख्यात है, उसके ऊपर 5 लाख की इनाम है, और वो इतना खूंखार है, और आपके एक कांटा ही नहीं कटा, आपकी खरोंच नहीं आई, और आपने उसके अंदर गोलियां मार दी, छत के ऊपर बता रहे होते। सारी चीजें, हालात जो थे वो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि वो फर्जी एनकाउंटर था। और पुलिस को हो चाहे किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। उसने तो निहत्थे ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया था, सरेंडर होने के बाद गोली मारी। तो ये बात बहुत बार सुनी है, इसका आधार क्या है कि सरेंडर होके उसके बाद में? जिस परिवार के अंदर जहां एनकाउंटर हो, उस परिवार के लोग हैं, उनसे पूछ लो। वो सरवण सिंह जी का परिवार है, जो परिवार था जहां एनकाउंटर हुआ है, उस परिवार के सारे लोग, वो हमारी रिश्तेदारी, हमारी जानकारी है सारी। सरकार बदली, लेकिन कुछ स्थितियां बदली उसके बाद में कि चलिए इसकी कोई जांच हो। आप लोगों ने काफी मुद्दा भी उठाया। नहीं, आज मैं कह रहा हूं कि आज कोई दूसरा आनंदपाल सिंह नहीं बनेगा, ये जगन गुजर था, और इसका आराम से सरेंडर हो गया। और यदि बीजेपी की सरकार है तो इसको उड़ा देते। विधानसभाओं में लगता है आपको कितने मुद्दे उठाए जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, उससे क्योंकि ज्यादातर मामले किसी न किसी को न्याय दिलाने की, जो पीने के पानी की बात हो, सड़क मिलने की बात हो, स्कूल खुलने की बात हो, किसी के साथ तो न्याय होता है, तो हो पाता है? देखिए, मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की गंभीर समस्या थी, गंभीर समस्या। और इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने मुझे इतना बड़ा बजट दिया है, इतना बड़ा बजट दिया है उदयपुर वाटे के लिए, लगभग 900 करोड़ रुपए, जिसके अंदर पीने के पानी की समस्या वो सालों तक खत्म हो जाएगी। आने वाले 100 साल बाद में भी लोग याद करेंगे कि हाँ यार हुआ है।
तो ये समस्या तो खत्म होती। हमने पिछली बार भी जब हम राज्य में थे तो पंचायत हेडक्वार्टर पर गवर्नमेंट कॉलेज खुलाया था। पंचायत हेडक्वार्टर पानी के अंदर, सड़कों के अंदर, हेल्थ के अंदर कितने सीएससी थी, कितनी पीएससी थी, कितनी सड़कें थी, बिजली में हमने जो रिकॉर्ड बनाए, पानी खूब काम किया था। काम तो होता ही है। जी, एक में अभी बिल्कुल करंट इश्यू है, एक रोज विधानसभा में आपका भी उसमें आपने बयान भी दिया था। कर्नाटक की तरह राजस्थान सरकार को भी कोई खतरा है, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा तो नहीं है लेकिन सपोर्ट तो है आपका भी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी का एक बयान आया था इस पे कि कर्नाटक के बाद राजस्थान का नंबर होगा। देखिए, अशोक जी गहलोत राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जनता की पूरी नब्ज पहचानते हैं, लोगों के काम करने में। अशोक जी ने जो कभी किसी को याद नहीं आया कि बुजुर्गों को पेंशन का, जो वो विकलांगों के लिए इतने बड़े करते सारे हटाए, जिस तरीके से जो दवाइयां वगैरह वगैरह जो काम किया, अभी भी बजट के अंदर जिस तरीके से जिस तरीके का बजट पेश किया, तो अशोक जी गहलोत 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे राजस्थान के। और हमारा समर्थन अशोक जी गहलोत साहब के साथ रहेगा। हमारा समर्थन पूरी ताकत से रहेंगे। अशोक जी गहलोत जो है वो राजस्थान की मिट्टी की सुगंध है उनके अंदर। शेखावाटी एनकाउंटर के साथ साथ युवा पीढ़ी, ये जो बड़ा चिंता का विषय है कि कोई वेपन्स रखना, गैंग्स में फंस जाना, ये बड़ा चिंता का है। ये देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है वो है बेरोजगारी। और आजकल कोई भी क्राइम है वो क्राइम एक क्राइम नहीं होके, और नौजवानों ने उसको एक व्यवसाय के रूप में ले लिया, नौजवानों। और ये हर अपराध के पीछे आपको एक ही है, भटका हुआ नौजवान। इस नौजवान को हम यदि रोजगार नहीं देंगे, यदि हम इसको दिशा नहीं देंगे, तो मैं कह रहा हूं कि ये पूरी शेखावाटी नहीं, ये राजस्थान के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसको हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, हमारा सिस्टम नहीं संभाल पाएगा। राजनीति में आने का कोई मलाल तो नहीं आपको कि कहां फंस गया मैं? राजनीति के अंदर यदि ईमानदारी से किया जाए तो इससे बढ़िया कोई भलाई का जनता का कोई काम नहीं हो सकता। ये एक प्रकार से तपस्या है। लोगों के दुख दर्द का, आपके पावर से लोगों को पावर मिलती है। आपके अंदर पावर आ जाए और उससे गरीब आदमी, कमजोर से कमजोर आदमी के अंदर हिम्मत आ जाए, तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। आपकी इमेज बाहुबली नेता की तरह है, ये सुनकर कैसा लगता आपको? नहीं, ये तो लोगों ने ऐसा बना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने मुकदमे लगाए, जेलों के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर झूठे एफआईआर दर्ज हुई, और उन सारे मुकदमे में बाइज्जत बरी हुई। इन बड़े लोगों से, बड़े समाजों से, बड़ी पार्टियों से लड़ते लोगों ने नाम दे दिया। वो बाकी मैं जहां तक सोचता हूं, 3 चुनाव जीतना और बिना पार्टी के चुनाव जीतना, और ये कोई शेखावाटी के अंदर, झुंझुनू के अंदर हंसी खेल नहीं है, जिसका कोई बहुत बड़ा समाज का बेस नहीं हो, पार्टी का बेस नहीं हो, और उसके बाद में आप आम जनता के बीच से निकल के आते हो, तो इससे बड़ी कसौटी क्या होती है? इससे बड़ा सर्टिफिकेट तो पुलिस सर्टिफिकेट नहीं देती, सिस्टम सर्टिफिकेट तो जनता का होता है। तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, काट के अंडी 2 बार नहीं चढ़ती। ये सारा तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों के, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मैं आपका सफर जानना चाहता हूं कि राजेंद्र जी गुडा कहां से निकले और राजस्थान विधानसभा तक का जो सफर रहा, कहां पैदा हुए, कैसे यहां तक पहुंचे, छोटे से लाइन में बस। उदयपुरवाटी मेरा गांव गुड़ापूंख है, और वहीं से हम निकले थे। कमजोर लोगों की, गरीब लोगों की, बेसहारा लोगों की हिफाजत करते लोगों ने यहां तक पहुंचा दिया। और मैं तो चाहे राजनीति में रहूं, चाहे राजनीति में नहीं रहूं, ये कमजोर के लिए, दलित के लिए, यतीम के लिए ये संघर्ष जब तक हमारे अंदर सांस रहेगा, जारी रहेगा। ये कभी, चाहे बात डांगावास के अंदर जब दलितों की हत्या हुई थी, तो वहां मेरा कोई विधानसभा क्षेत्र थोड़ी था। बीजेपी और कांग्रेस के लोग कोई नहीं गए थे, दलितों को बेरहमी से मार दिया गया था। वहां तो राजेंद्र गुड्डा तो वहां भी खड़ा था, आनंद पाल के साथ जो वहां भी खड़ा था। और कहीं भी, चाहे मेरे शेखावाटी में हो, चाहे किसी
माइनॉरिटी समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ था राजेंद्र गुड्डा, तो उसके साथ भी खड़ा था। तो मामला एससी का एसटी का ये नहीं है। जिस गांव में एक ही जिसका घर है, एक घर और अकेला आदमी है, वो भी सोचा राजेंद्र गुड्डा उसके साथ, और ये विश्वास है। और ये मेरा निश्चित रूप से आज राजनीति सहज नहीं है, एक संघर्ष करके आदमी यहां तक पहुंचता है और आपने भी उसी तरह से संघर्ष किया है। तो चलिए, हम शुभकामनाएं देंगे आपको, आप अपने मकसद में जरूर कामयाब हो। इसी तरह से दलित, यतीम, उनके लिए आप संघर्ष करते रहें, उन्हें न्याय भी दिलाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और एक मुलाकात में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।